हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। तो साथियों, जैसे कि हमने इससे पहले टैक्स का जो है टॉपिक कराया था, भारतीय कर व्यवस्था। उसके बाद में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ वही टॉपिक कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, लेकिन टॉपिक ऑल टाइम रिपीट होता है। तो आप बस मेरे यूट्यूब चैनल की क्लासें देखते रहिए और देखना जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, चूँकि मैं यहाँ पर जितने भी पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी सम्मिलित करता हूँ, और आगे आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन मैं आज सम्मिलित कर रहा हूँ या जो आजकल सम्मिलित कर रहा हूँ क्वेश्चन टॉपिक्स में, वो क्वेश्चन में इतने एक्सप्लेन कराऊंगा पूरे अप्रैल कि आपको बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी साथी को मेरे किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो वो अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखकर भेज सकता है। व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, मैं उसके व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर दूंगा। तो साथियों, चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखेंगे हम केंद्रीय बैंक का स्वरूप। इसका स्वरूप क्या होता है, ये काम कैसे करती है इंडिया के अंदर। तो जो RBI है वो बैंकों को 4 पार्टों में विभाजित करती है, 4 भागों में बांटती है। नंबर 1 की जो बैंक होती है वो व्यावसायिक बैंक होती है। नंबर 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है। नंबर 3 गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती होती है। और नंबर 4 सहकारी बैंक होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम व्यावसायिक बैंकों के बारे में। व्यावसायिक बैंक के भी 2 प्रकार की होती है, सार्वजनिक बैंक जिन्हें हम सरकारी बैंक कहते हैं, निजी बैंक जिन्हें हम प्राइवेट बैंक कहते हैं। अब निजी बैंक सार्वजनिक बैंक की बात कर लेते हैं। इसमें स्टेट बैंक ग्रुप होता है और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकें होती है जो अपने देश में काम करती हैं। स्टेट बैंक ग्रुप के अंदर भी 2 प्रकार की बैंकें आती हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आती है SBI, नंबर 2 सहयोगी बैंकें आती हैं। बात कर लेते हैं निजी बैंक की। निजी बैंक में जो होती हैं जिन्हें प्राइवेट बैंक कहते हैं, उसमें कुछ भारतीय बैंकें होती हैं और कुछ विदेशी बैंकें भी होती हैं। ये पूर्ण रूप से निजी बैंक होती हैं। नंबर 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं। साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वह बैंक होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं। ये बैंक ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं और ग्रामीण विकास जो है इन पर निर्भर करता है। मतलब किसान के लिए KCC वगैरह होती है या कृषि ऋण होता है, वो जो है ग्रामीण बैंक से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनका कार्यान्वयन करती है। तो साथियों, नंबर 3 देख लेते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती। ये क्या होता है साथियों? गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती का मतलब है कि ये बैंकें बैंकिंग के लिए नहीं होती हैं। जैसे हम इन बैंकों में खाता खोलते हैं, पैसा निकालते हैं, डालते हैं, ये उस काम के लिए नहीं होती हैं। ये बैंक भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 विकास बैंक और नंबर 2 विनियोग संस्थाएं। ये क्या करती हैं? मान लो किसी क्षेत्र में कोई उद्योग खुल रहा है, कोई इंडस्ट्री एरिया में उद्योग खुल रहा है, तो उसके विकास में सहायक होंगी और अगर उसे पैसा की जरूरत है तो पैसे का विनियोग करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। नंबर 4 पर होती है सहकारी बैंक। सहकारी जो बैंक होती है उनके भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक साख समिति। तो साथियों, आप केंद्रीय बैंक का स्वरूप समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं RBI बैंक के बारे में। साथियों, RBI बैंक, इसका इतिहास बड़ा पुराना है और ये कोई नई बैंक नहीं है, बहुत पुरानी बैंक है। तो देख लेती है कैसे कैसे अस्तित्व में आई थी ये बैंक और कैसे कैसे क्या हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी को पता है, जो मौद्रिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन को सम्मिलित करते हुए समस्त बैंकिंग कार्यकलापों के नियंत्रण, नियमन, निरीक्षण का कार्य करता है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1926 में हिल्टन यंग कमीशन। साथियों, इसको याद रखें आप
क्योंकि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी भारत में वो हिल्टन यंग कमीशन आयोग के सिफारिश पर ही हुई थी। इसके बाद 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने की सिफारिश की। इन दोनों समितियों की सिफारिश को आधार बनाते हुए 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जारी किया गया और ये 1934 में पारित हुआ। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो साथियों, सबसे पहले जो है 2 आयोग हुए थे, एक हिल्टन कमीशन आयोग और एक भारतीय रिजर्व बैंक जांच समिति। इन दोनों जो है आयोगों की सिफारिशों पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि आरबीआई जो है स्वरूप में कैसे आया था। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है वो मुंबई में स्थित है, जबकि 1937 से पूर्व आरबीआई का जो कार्यालय था वो कोलकाता में स्थित था। भारत में नोट निर्गमन का अधिकार आरबीआई को ही प्राप्त है। तो आइए साथियों देख लेते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आरबीआई का केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसके कारोबार का निरीक्षण करता है। इस बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर होते हैं। बोर्ड की एक वर्ष में 6 बैठक तथा प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक होती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे आरबीआई बैंक के बारे में। आगे बात कर लेते हैं। इस बोर्ड को आरबीआई के निरीक्षण का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के 20 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। तो साथियों, ये तो बैंकिंग आरबीआई की कार्यप्रणाली की बात हो गई। आगे देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखेंगे हम। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, नंबर 1, मौद्रिक नीति का संचालन करना। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जो आरबीआई होती है वो मौद्रिक नीति का संचालन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीतियाँ तैयार करता है तथा उसकी निगरानी करता है। साथ ही विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के साथ नकदी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करता है आरबीआई बैंक। नंबर 2 देख लेते हैं, साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या करता है? ये आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने, विशेषीकृत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना करने के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा व साख की मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। साथ ही कहने का मतलब ये है कि जो मांग हुई पैसे की और उसके हिसाब से कितनी पूर्ति करनी है, उसके बीच एक माध्यम होता है, उसको मतलब एक संतुलन बैठाता है उसके बीच ही, कि कहीं कोई चीज़, जैसे कि मान लो अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, मुद्रास्फीति आ जाएगी, कम होगा तो क्या होगा, मंदी आ जाएगी। तो उन दोनों के बीच में ये संतुलन स्थापित करता है, उसी को साख नियंत्रण कहते हैं। आप नंबर 3, मुद्रा जारी करता। आप सभी को पता है कि अपने देश में जो मुद्रा जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है और इसको एक अधिकार प्राप्त है जो है मुद्रा जारी करने में। नंबर 4 देख लें, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। साथियों, मैं सबसे पहले यही बता चुका हूँ आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्वरूप क्या है। तो साथियों, स्वरूप से क्या निकल कर आया था कि ये बैंकों का बैंक है। जितने भी भारत में बैंक करेंगी, जितनी भी भारत में बैंक होंगी वो सब रिजर्व बैंक के अंडर काम करेंगी, उनके कानून और जो नियम है उनका पालन करेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करना। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले वाले पॉइंट में 4 नंबर में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। तो यहाँ से ये पता चलता है हमें कि जो भारतीय बैंक है वो भारतीय बैंकिंग, जितनी भी मान लो अपने देश में बैंकिंग होती है या जितने भी बैंकिंग कार्य होते हैं वो सब, जो वित्तीय प्रणाली होती है या निजी बैंकों को पर्याप्त नकदी चाहिए या फिर सरकारी बैंकों को जो है पैसे की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी व्यवस्था कौन करता है? इनकी व्यवस्था आरबीआई करता है। उस सबको विनियमित जो है आरबीआई करता है। नंबर 6 देख लेते हैं, सरकार के बैंकर
एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका अदा करना। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है सबसे पहली चीज़ तो भारत का बैंक कहलाता है। जैसे भारत सरकार को अगर मान लो पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो बैंक से ले सकता है, तो इस तरह से सरकार के बैंकर के रूप में हो गया। अगर मान लो किसी को जैसे सरकार को कोई सलाह चाहिए अर्थव्यवस्था के लिए, सरकार को सलाह चाहिए अर्थव्यवस्था के लिए, तो जो आरबीआई है वो भारत सरकार के एजेंट के रूप में जो है काम करता है और भारत सरकार को सलाह देता है। नंबर 7 बात कर लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। साथियों, जैसे कि प्रत्येक देश में एक नियम होता है, उसके तहत हमें कुछ विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है। तो अपने देश में जो विदेशी मुद्रा रखता है वो आरबीआई रखता है और उसका संरक्षण करता है। नंबर 8 देख लेते हैं विदेशी विनिमय दर का नियमन। विदेशी विनिमय दर का नियमन। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों से भारतीय निवेश को सुसाध्य बनाने के लिए विदेशी व्यापार एवं भुगतानों के लिए नीति निर्माण करता है तथा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण एवं नियमन करता है। साथियों, ये बताता है कि डॉलर होता है, डॉलर और पैसा, इन दोनों की कीमत भी जो है एक तरह से उनका विनिमय जो होता है वो तय करता है। अब विकासात्मक भूमिका। साथियों, विकासात्मक भूमिका आप समझ ही गए होंगे कि एक राष्ट्र के लिए जो सेंट्रल बैंक होती है वो कितनी ज़रूरी होती है और एक देश के लिए बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि साथियों किसी को ऋण चाहिए या XYZ बहुत सारे काम होते हैं जो बैंकों से होते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो है विकासात्मक भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, ये मैंने 2-3 पॉइंट लिए हैं भारत में वर्तमान में आरबीआई। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, आप लोग याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे पहले जो गवर्नर थे 1935 जब बैंक की स्थापना हुई थी, उस समय बैंक के जो गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, पहले गवर्नर। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है, पहला गवर्नर पूछ लेता है। साथियों, जैसे कि मैंने अभी क्या चल रहा है, अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी के हिसाब से रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 35% है। ये दोनों क्या होती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों देख लेते हैं मौद्रिक नीति के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आरबीआई का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वो बैंकिंग सिस्टम संभालेगा पूरे भारत में, और नंबर 2 मौद्रिक नीति भी भारतीय रिजर्व बैंक बनाएगा, आरबीआई बनाएगा। तो देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये क्या क्या जो कानून और नियम बनाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा तो साथियों देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक कैसे जारी करता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आरबीआई के जो काम होते हैं, नंबर 1 बैंकिंग कार्य संभालना भारत के अंदर, नंबर 2 मौद्रिक नीति बनाना। तो मौद्रिक नीति के बारे में देख लेते हैं। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह एवं प्रचालन की मात्रा को विनियमित किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिणामों को विनियमित करने के लिए मौद्रिक साधनों को उपयोग को सूचित करती है। केंद्रीय बैंक में मौद्रिक नीति समिति को धारा 45ZB, ये साथियों लिखा है 45ZB को गठित करता है। साथियों जो धारा है संविधान में हमारे 45ZB, ये मौद्रिक नीति समिति को यानी मौद्रिक नीति समिति इसके अंतर्गत आती है। तो साथियों देख लेते हैं उद्देश्य क्या है इसके। मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं कीमत स्थिरता को बनाए रखने का है। अर्थव्यवस्था मंदी की अवस्था व मुद्रा अपस्फीति से निकलने के लिए मौद्रिक नीति सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करती है एवं ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि कर
आर्थिक समृद्धि की दर को तीव्र करती है। साथियों, इसके कुछ उपकरण होते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण, जिसके तहत ये मुद्रास्फीति, अपस्फीति और बैंकिंग कार्य जितना भी होता है उनका विनियमित करती है। तो इसके जो कार्य होते हैं, इसके जो उपकरण होते हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। नंबर 1 होता है मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसके अंतर्गत 3 दर आती हैं आरबीआई की नीतिगत दरें। इसमें होता है बैंक रेट। साथियों, बैंक रेट क्या होता है, जैसे कि मान लो अपने कोई बैंक है, उसको पड़ी पैसे की ज़रूरत, तो पैसे की जो ज़रूरत पड़ी तो वो बैंक जो होगी वो आरबीआई से पैसा लेगी, ऋण लेगी। तो जो आरबीआई से ऋण लेगी तो उस ऋण पर आरबीआई जो है कुछ परसेंट ब्याज लेता है, तो उसको कहते हैं बैंक दर। ये कहने का मतलब ये कि अगर बैंक दर वह होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। साथियों, यहाँ ये शब्द बहुत याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बैंक रेट पर जो ऋण मिलता है वो दीर्घकालीन ऋण होता है। कैसा ऋण होता है? दीर्घकालीन ऋण होता है। साथियों, दीर्घकालीन ऋण होता है, इस बात को आप बहुत ध्यान रखें, ये दीर्घकालीन ऋण होता है। और जो आरबीआई ने मान लो बैंक को लोन दिया, व्यापारिक बैंक को, तो वो सबसे पहली बात दीर्घकालीन होगा, उस पर जो ब्याज लगेगा वो बैंक रेट कहलाता है। बात कर लेते हैं रेपो रेट की। साथियों, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट और बैंक रेट में इतना अंतर है कि जहाँ बैंक रेट दीर्घकालीन ऋण देता है व्यापारिक बैंकों को, वहीं रेपो रेट का कार्य भी यही होता है कि वो आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। लेकिन ये वाला जो ऋण होता है रेपो रेट वाला, ये अल्पकालीन ऋण होता है। अल्पकालीन, कम समय के लिए होता है, अल्पकालीन ऋण होता है, अल्पकालीन ऋण। साथियों, और इस पर जो रेट लगता है, जो दर लगता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। मतलब जो ब्याज लगता है इस पैसे पर, उसको रेपो रेट कहते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई व्यापारिक बैंक है, उसके पास पैसा बहुत हो गया, मान लो पैसे ज़्यादा जमा हो गए, तो क्या करता है वो अपना पैसा आरबीआई में जमा करवा देता है। अपना पैसा कहाँ जमा करवा देता है? आरबीआई में जमा करवा देता है। तो आरबीआई उस पैसे पर कुछ ब्याज देती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं आरबीआई की नीतिगत अनुपात के बारे में। साथियों, इसके नीतिगत अनुपात के बारे में क्या होता है या क्या आता है इसके अंतर्गत? नंबर 1 पर आता है नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात होता है कि जो बैंक के पास पैसा होता है उसका कुछ परसेंट बैंक को, उसका कुछ परसेंट आरबीआई में जमा करके रखना पड़ता है। तो आरबीआई में जो पैसा जमा करके रखना पड़ता है उसी को हम सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो साथियों, आगे बात कर लेते हैं वैधानिक तरलता अनुपात की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं इसे। तो साथियों, इसका मतलब क्या होता है? इसकी भी जो, जैसे कि अभी इससे पहले था नगद आरक्षित अनुपात, उसका भी जो परसेंट होता है कि कितना जमा रखना है आरबीआई के पास, वो आरबीआई तय करता है। और एसएलआर होता है, इसको भी आरबीआई ही तय करता है। तो साथियों, ये जो पैसा होता है वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत, वो बैंक क्या करती हैं कि वो स्वयं अपने पास रखती हैं। जैसे कि मान लो इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ जाए बैंक को पैसों की, तो वो वहाँ से उस पैसे को यूज कर सकती हैं। और इसका जो अनुपात होता है वो भी भारतीय रिजर्व बैंक जो है तय करता है कि कितना पैसा जो है अपने पास रखना पड़ता है। और इसका जो परसेंट होता है पैसे रखने का, वो समय समय पर चेंज होता रहता है। तो साथियों, आगे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आरबीआई की नीतिगत अनुपात के बारे में। इसके जो आरबीआई के नीतिगत अनुपात होते हैं, इसमें नंबर 1 पर आता है नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात के अंतर्गत
ये वह पैसा होता है या वह अनुपात होता है कि जो व्यापारिक बैंक होती हैं इन्हें अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। उसी को हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। साथियों, वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है, कुछ पैसा या जो अपना कुल व्यापार होता है उनका, व्यापारिक बैंकों का, उनका कुछ प्रतिशत उन्हें अपने पास जमा करके रखना पड़ता है। अब वह जमा चाहे स्वर्ण में हो सकता है या पैसों में हो सकता है या विदेशी मुद्रा में हो सकता है, तो उन्हें अपने पास जो जमा रखना पड़ता है स्वयं के पास, वो उसे बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। और इन दोनों का जो प्रतिशत होता है कि कितना प्रतिशत जो है बैंक को रखना है आरबीआई में और कितना प्रतिशत रखना है अपने पास, इन दोनों की जो मात्रा होती है वो भी आरबीआई तय करता है। साथियों, आगे देखेंगे हम खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद या बिक्री अर्थव्यवस्था में चल निधि अर्थात तरलता को डालने या अपसृत करना क्रमशः दोनों शामिल होता है। तो साथियों, आगे देख लेते हैं इसके गुणात्मक उपकरण के बारे में। गुणात्मक उपकरण के बारे में गुणात्मक उपकरण के बारे में 3 चीज़ें आती हैं: सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। साथियों, नंबर 1 देख लेते हैं, सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता इसके तहत क्या आता है? जैसे कि मान लो जैसे वाणिज्य बैंक होते हैं, अपने जो व्यापारिक बैंक हो गए, वो ऋण लेने वाले को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों के बदले ऋण प्रदान करते हैं। सामान्यतः इस जमानत का मूल स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच अंतर को सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहते हैं। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई किसान केसीसी निकालता है तो बैंक उसकी ज़मीन को बंधक बनाती है, लेकिन जो ऋण देता है और जो बंधक बनाई गई ज़मीन है, ज़मीन का पैसा जो रियल कीमत होती है, उसकी जो वास्तविक कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो बैंक ऋण देती है वो जो है ऋण बहुत कम होता है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को सीमांत आवश्यकता कहते हैं या ऋण मार्जिन कहते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं साथियों, साख की राशनिंग। जैसे कि साख की राशनिंग के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। साथियों, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है तय करती है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो कितने सीमा तक ऋण दे सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साख की राशनिंग कहते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं, नैतिक प्रभाव। ये केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अपनी नीतियों का अनुपालन कराने की दृष्टि से जारी किए गए उपदेशों और दबावों का मिला-जुला स्वरूप है। अर्थात इसे विचार विमर्श, पत्रों, अभिभाषणों तथा बैंकों को सांकेतिक संदेशों के माध्यम से व्यावहारिक रूप में दिया जाता है। साथियों, केंद्रीय बैंक जो है समय समय पर अपनी नीतिगत स्थिति की घोषणा कर बैंकों से उसके अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा करता है। साथियों, इसमें क्या होता है कि नैतिक प्रभाव में क्या होता है कि जो आरबीआई होती है वो कुछ नियम कानून बनाती है और वह आशा करती है कि देश में जितनी भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो उस नियम कानून पर अमल करें। तो साथियों, आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैं ओल्ड क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, तो साथियों ये क्लास बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं इसमें ओल्ड क्वेश्चन लेके आता। तो आरबीआई से जितने भी ओल्ड क्वेश्चन बनते हैं 2019 से लेके 2010 तक मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। तो साथियों, हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर दें कि आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो साथियों, चलिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो साथियों, जैसा कि टॉपिक क्या होगा, कल क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा मैं, तो कल क्वेश्चन सीरीज के साथ मुलाकात होगी। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।